अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असफन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज जैसा कि हमने पहले बात की है, नेक्स्ट क्लाउड को हमने इंस्टॉल करने की, इसका आईपी चेक करके बताना। आईपी अच्छा, हमने यूबंटू सर्वर जो है उसको इंस्टॉल कर लिया है। अब मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें 12 GB की मेरे पास रैम है और कोर आई 3 है, 113। अच्छा, अब मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें मेरे पास 192.168.1.113 113 जो मेरा उसका आईपी है। इसको हम सेव कर लेते हैं जी नेक्स्ट क्लाउड। अब मैं पहले सबसे पहले आपको सिनेरियो बता देता हूँ। मेरे पास ये मेरा राउटर है, इससे आगे मेरे पास ये स्विच लगा हुआ है और इससे आगे मेरे पास जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड है। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है, उसका 113 जो है वो मेरे पास आईपी है, जिसको हम कह सकते हैं हमारे पास यूबंटू सर्वर है। ये मेरे पास यूबंटू सर्वर है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर किसी भी एक आईपी के ज़रिए से कनेक्टेड हूँ, तो मैं इसको लोकली जो है वो पुटी के ज़रिए से अपने इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले नेक्स्ट क्लाउड इसको मैंने सेव किया, 113 SSH पोर्ट मेरे पास 22। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको मैं येस करता हूँ, लॉगिन मैं करता हूँ। यूज़र नेम जो मैंने क्रिएट किया असफन, पासवर्ड मैं असफन। अच्छा, अब मैं इसको सबसे पहले पिंग करके देखता हूँ इंटरनेट के साथ। तो ये मेरे पास इंटरनेट से जो है वो पिंग कर रहा है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें सबसे पहले जो रूट की लॉगिन है ना, रूट यूज़र की एक्सेस, उसको अनेबल करना है। उसके लिए मैंने सबसे पहले सूडो PASSWD और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना रूट यूज़र लिखता हूँ ताकि मैं रूट का जो पासवर्ड है ना उसको मैं अनेबल कर सकूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे रूट का पासवर्ड इंटर करता हूँ और फिर मैं एंटर करता हूँ, ठीक है जी। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ये स्टूडेंट इस पे काम कर रहा था, आई थिंक उसने इसको जो है वो पहले से अनेबल कर दिया हुआ। अच्छा, अब मेरे पास ये जो रूट है ना, ये लॉगिन नहीं हो सकता, रूट यूज़र को परमिशन नहीं होती। सबसे पहले जो है वो हमें रूट को अनेबल करना होता है। जिस तरह ये नेक्स्ट क्लाउड में इसको लोड करता हूँ और इसको मैं करता हूँ जी रूट के ज़रिए से लॉगिन। रूट पासवर्ड में एंटर करता हूँ। ये एक्सेस डिनाइड का ऑप्शन जो है ये मेरे पास आ रहा है। इसको मैंने अनेबल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने नैनो एडिटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, /etc/SSH और उसके बाद मैं SSHD_config, ठीक है जी। इसमें मैं जाता हूँ, यहाँ पर आप देखें मेरे पास रूट लॉगिन जो है ना उसको उसने डिसेबल किया हुआ है। मैं इसको यहाँ पे यस कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद इन जो कमांड हैं इनको तसल्ली के साथ देखें। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है कि हमारे पास जो पासवर्ड लॉगिन होता है ना वो हमारे पास जो है वो डिसेबल होता है। अगर आपके पास पासवर्ड के ज़रिए से लॉगिन होने का ऑप्शन जो है ना वो डिसेबल हो, तो आपने ये देखें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस है, अगर आप इसको नो कर दें तो आप पासवर्ड के ज़रिए से इसको क्या कहते हैं लॉगिन नहीं हो सकते। आपको जो फाइल होती है जस्ट आपने उसी के ज़रिए से लॉगिन होना होता है। अच्छा, मैंने इसको नैनो एडिटर को बंद करना है, Ctrl+X, और मैंने येस को करना है और इसी फाइल को मैंने सेव कर देना इंटर से। सॉरी, मैं अभी चूँकि अब देखें यहाँ पे मैंने गलती क्या की है, मैं यूज़र लॉगिन हूँ एज ए यूज़र, मुझे उस कमांड से पहले सूडो लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। क्योंकि मैं यूज़र हूँ, मेरे पास परमिशन नहीं थी उस फाइल को चेंज करने की। मैंने सूडो लिख के एंटर किया, बाकी चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। हमने इसको प्रोहिबिट पासवर्ड की बजाय हमने इसको यस करना है और Ctrl+X करता हूँ, यस करता हूँ, इंटर करता हूँ। अच्छा, अब आप देखेंगे मेरे पास लॉगिन फिर नहीं होगा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मैं पासवर्ड दे के इंटर करता हूँ, वो लॉगिन फिर नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? अच्छा, उसकी वजह ये है कि मैंने जो इसकी SSH की सर्विसेज है ना उनको रिस्टार्ट नहीं किया।
यहाँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं सर्विस को जो है वो रीबूट कर दूँ सर्वर को पूरे को, या मैं इसको जो क्या कहते हैं उसको मैं लॉगिन कर दूँ दोबारा से, वो रीबूट कर दूँ। उसके लिए मेरे पास सिस्टम सूडो में लिखता हूँ SUDO सूडो सिस्टम CTL, और उसके बाद मैं रीस्टार्ट का लिखता हूँ SSH को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रीबूट कर रहा हूँ। सिर्फ उसी सर्विस को जो है वो मैंने रीबूट किया है। अच्छा, मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। ये मेरे पास नेक्स्ट क्लाउड था जिसका सेशन मैंने सेव किया था, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब मैं करता हूँ रूट, पासवर्ड इंटर करता हूँ मैं अपना, और मैं रूट के ज़रिए से अब देखते हैं, ये देखें मैं PWD अगर अपनी करंट डायरेक्टरी देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, वैसे भी हैश सिंबल के ज़रिए से आप देख सकते हैं CD, ये देखें, ठीक है जी। मैं अब जो है उसको क्या कहते हैं, मैं रूट के ज़रिए से लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं जितने भी अपने टास्क हैं उनको मैं रूट के ज़रिए से करूँगा, ताकि मुझे हर मर्तबा जो है वो कमांड ना लिखनी पड़े, सूडो की बार बार पासवर्ड ना देना पड़े। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इस स्क्रीन को जो है वो मैं बड़ी कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने जैसा कि बात की थी, हमें सबसे पहले इसमें अपाची को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम गेट अपडेट कर लेते हैं। सॉरी APT अपडेट की हमने कमांड लगाई है। इसके बाद हम इसको अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि अपडेट तो हमने कर लिया। इसके बाद हमने अपग्रेड किया है 32 MB की जो फाइल्स हैं, और ये हमारे पास अपग्रेड हो रहा है। अच्छा, ये अपडेटिंग और इंस्टॉलेशन की जो स्पीड है वो आपके सर्वर पे डिपेंड करेगी कि आपके पास जो सर्वर है वो कितना अच्छी क्वालिटी का है, या उसमें कितनी ज़्यादा रैम है, और दूसरा आपके पास इंटरनेट जो है वो कितनी स्पीड से का है। मसलन मैं अभी अगर चेक करूं मेरे पास जो इंटरनेट की स्पीड है, हाँ जी ये डन हो गया। वैसे भी मेरे पास इंटरनेट की जो स्पीड है वो इस टाइम काफ़ी अच्छी है। अच्छा भाई, अब हमने करना है जी APT इंस्टॉल अपाची 2। ये सारी जितनी भी कमांड हैं ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अपाची 2, अब ये देखें मैंने अपाची को इंस्टॉल किया है। ये मेरे वेब सर्वर के लिए, क्योंकि हमारा जो मैंने रिक्वायरमेंट्स आपको बताई थी उसमें फ़र्स्ट हमारी जो है अपाची जो सर्विसेज हैं उनको हमने इंस्टॉल करना था, ठीक है। अब मैं इसको ये मैं अपना IP देखता हूँ, मेरा IP क्या है यहाँ पे। जो मेरे पास इस वक्त IP है 192.168.1.113। इसको मैं अपने ब्राउज़र में जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं दूसरे नेटवर्क पर मौजूद हूँ। अब इसका मतलब मेरा सर्वर है, और ये इस राउटर पे जितने भी चल रहे हैं इन सब के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। अब मैं इस राउटर पे बैठ के इस राउटर का ये जो 113 IP है इसको लिखूँ तो मेरे पास इसका जो वेब सर्वर का पेज है वेब ब्राउज़र में वो आना चाहिए। तो मैंने उसको इंटर से वहाँ से कॉपी किया था, इसको मैं इंटर करता हूँ तो अब ये देखें मेरे पास जो अपाची का डिफ़ॉल्ट पेज है ना वो आ रहा है। और ये मेरे पास होस्टेड कहाँ पे है, www.html में index.html के नाम से। और वो कह रहा है कि आपने अगर अपना सर्वर रन करना है तो आपने जो फाइल्स हैं उनको आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, ठीक है जी। अब हमारे पास इसको हमने अनेबल करना है। हम दोबारा लिखेंगे सिस्टम CTL अनेबल अपाची 2। तो ये हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो अनेबल हो चुकी हैं। अब हमने इसको क्या कहते हैं रीस्टार्ट करना है अपाची की सर्विसेज को। सिस्टम CTL या स्टार्ट कर लेते हैं या रीस्टार्ट कर लेते हैं। चलिए हम रीस्टार्ट कर लेते हैं अपाची 2। अब हमने इसका स्टेटस चेक करना है कि अपाची की जो स्टेटस हमारे पास वो क्या है, सिस्टम CTL स्टेटस। तो आप देख सकते हैं जो मेरे पास एक्टिव रनिंग स्टेटस में ये मेरे पास जो है वो मौजूद है।
अच्छा भाई, अब हम दोबारा आ जाते हैं। अब हमने इसको क्या कहते हैं, मारिया डीबी सर्वर जो अपना डेटाबेस है उसके लिए हम इसको इंस्टॉल करेंगे। उसकी कमांड हमारे पास है apt इंस्टॉल। ये कमांड जितनी मैं फिर कह रहा हूँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मारिया डीबी सर्वर MARIA। उसमें A मिसिंग था। अब ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा वक्त लेगा। ठीक है जी, ये इंस्टॉल हो गया हमारे पास। अब हम इसका जो है ना कुछ एक सेटअप रन करेंगे ताकि हमारे पास जो इसकी इंस्टॉलेशन है ना वो थोड़ी सी हमारे पास, जिस तरह कोई भी इसको लॉगिन कर सकता है रिमोटली, ये वो हमारे टेस्ट यूज़र डेटाबेस बने होते हैं, उन चीज़ों को हमने रिमूव करना है। तो उसके लिए हम MySQL _secure _ और उसके बाद हम लिखते हैं जी इंस्टॉलेशन। ठीक है जी। अब आप देखिए, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका रूट का जो है ना वो पासवर्ड जो है ना वो आपने क्या कहते हैं उसको क्रिएट करना है कि नहीं, उसको आपने क्या कहते हैं वो रिमूव करना है कि नहीं। तो हम यहाँ पे पासवर्ड जो अपना है पहले उसको इंटर करेंगे। वो आपसे पूछ रहा है कि जी आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। मैं कहता हूँ जी ठीक है, क्योंकि मेरा जो रूट पासवर्ड है उसका मैं चेंज करना चाहता हूँ। येस करता हूँ, न्यू पासवर्ड में इंटर करता हूँ, फिर मैं दोबारा न्यू पासवर्ड इंटर करता हूँ। तो अब आप देखें ना, अपने सेम पासवर्ड रखा हुआ था। एक बंदा है वो आता है, उसको आपका रूट पासवर्ड पता चल जाता है। वो मारिया डीबी का जो रूट पासवर्ड है वो भी सारा कुछ जब सेम ही होंगे तो वो हर चीज़ को जो है वो एक्सेस कर सकता है। अच्छा, वो कह रहा है रिमूव अनोनिमस यूज़र। हमारे इसके अलावा जितने भी यूज़र हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएं। अच्छा, मेन चीज़ वो कह रहा है कि आपने रिमोट लॉगिन जो है उसको अनेबल करना है या डिसेबल करना है। तो हम डिसअलाउ करते हैं कि कोई भी रिमोट के ज़रिए से इसको लॉगिन ना कर सके। वो कह रहा है कि जी टेस्ट डेटाबेस है उसको जो हमने बनाया हुआ था हमने उसको रिमूव करना है कि नहीं। हम कहते हैं हमारा टेस्ट डेटाबेस जो बना हुआ है उसको भी हम रिमूव कर दें, और ये सारी प्रिविलेज जितनी भी इनको हम रीलोड कर दें। इसको हमने रीलोड कर दिया है। अब हमने इसको एक्सेस तो करना है, लेकिन हम चाह रहे हैं इसको ग्राफिकली एक्सेस करने के लिए हम PHP MyAdmin का जो मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल कर लें। उसके लिए हमारे पास apt इंस्टॉल PHP MyAdmin, इसको हम इंटर करते हैं और ये 95 MB की हमारे पास डिस्क स्पेस लेगा और 21 MB की ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारे पास। हमने इसको अपाची के साथ इंस्टॉल करना है। प्लस स्पेस का बटन दबाया, मैंने इसको टैब करके ओके किया, और इसके बाद अभी ये हमसे शायद पासवर्ड रिक्वायर करे कि आपने जो पासवर्ड दिया हुआ था वो कंफर्मेशन के लिए जो हमने अभी रूट का पासवर्ड सेट किया था। हाँ जी, इसको हम येस करते हैं। हमने अपना जो रूट का पासवर्ड इंटर किया था वो हम इंटर करेंगे, दोबारा इंटर करेंगे, कंफर्मेशन कर रहा है ओके, और ये तकरीबन हमारा जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। अच्छा, अब इसको आपने एक्सेस करने का तरीका पता क्या होता है। स्लैश लिखें, PHP MyAdmin लिखें, आपके पास ये आपका वेब पेज आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास वेब पेज आ तो गया है, लेकिन इसको हम लॉगिन नहीं कर सकते। जिस तरह मैं रूट करता हूँ और अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ, उसकी वजह क्या है, हमने रिमोट लॉगिन जो है ना वो उसको हमने डिसेबल किया हुआ है।
अभी हमें पहले क्या कहते हैं एक PHP के एक दो मॉड्यूल जो हैं वो MySQL के लिए और PHP के लिए अपाची 2 के लिए जो मोड हैं उनको लाइब्रेरीज कह लें आप, जिस तरह हमें उनको इंस्टॉल करना होगा। नेक्स्ट फिर जो है वो हम इसकी जो रिमोट लॉगिन है ना उसको हम अनेबल करते हैं। हम क्या करते हैं apt इंस्टॉल PHP, ठीक है जी, lib apache to -mode-php स्पेस और नेक्स्ट मॉड्यूल PHP-MySQL। यस करते हैं। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो है वो MariaDB सर्वर में जाएंगे। एक डेटाबेस में बनाऊंगा अपने नाम से, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी एक सेट करूंगा और उसको मैं कहूँगा कि वो जो मैंने एक यूज़र नेम मैंने एक डेटाबेस बनाया है उसको वो एक्सेस कर सके। ये 3 कमांड हैं। अभी ये देखिए, इसको मैं MariaDB सर्वर में, अब देखें मैं MariaDB सर्वर में एंटर हो गया हूँ। मैं मैंने क्रिएट डेटाबेस बनाई। किसके नाम से बनाई? मैंने असफन के नाम से बनाई। सेमीकोलन डाला, एंटर किया, मेरे पास एक डेटाबेस है वो बन गई। अब मैंने एक यूज़र क्रिएट करना है और उसका पासवर्ड मैं यूज़र में अब क्रिएट कर रहा हूँ असफन और पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ असफन के नाम से। तो मैं कर रहा हूँ क्रिएट यूज़र असफन और उसको आइडेंटिफाइड बाय और पासवर्ड भी मैं अपनी आसानी के लिए जो है उसको असफन ही रख लेता हूँ। इंटर करता हूँ और फिर मैं इसको देता हूँ लोकल होस्ट पे। इसको मैं क्या कहते हैं अलाउ करता हूँ ग्रांट यूजेज ऑन स्टैरिक, फुल एक्सेस में इसको प्रोवाइड करता हूँ static और टू असफन @localhost। उसके बाद आइडेंटिफाइड बाय किसको मैंने करना है जी? असफन को। और इसके आगे मैं सेमीकोलन को एंटर करता हूँ। सॉरी, हमें ये जो सारी कमांड है इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। मुझे दोबारा MariaDB सर्वर में जाना पड़ेगा और ये कमांड इसको क्या कहते हैं इस तरह से क्या गलती आई है? GRANT यूजेज ऑन static to asfan asfand @localhost IDENTIFIED। ठीक है जी, गलतियों पे गलतियाँ आ रही हैं, कोई मसला नहीं है। आइडेंटिफाइड बाय असफन, ठीक है जी। अब मैं जो असफन डेटाबेस है उसको मैं असफन को एक्सेस दे रहा हूँ कि वो असफन डेटाबेस को कर सके। उसके लिए मैं ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन asfan.static to asfan @localhost। अच्छा एक बात मैं ना आपको बता दूं, अगर आप क्या कहते हैं उसको करना चाहते हैं, लिनक्स को सीखना चाहते हैं, तो वो मेरी एक बुक है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप उसको ले लें। गुफ्तगू पब्लिशर्स ने उसको पब्लिश किया है, लिनक्स के ऊपर वो किताब है। उसको हम देख लेते हैं जी। ये गुफ्तगू पब्लिकेशन पे ये मौजूद होगी। हाँ, लिनक्स एंड इंट्रोडक्शन, ये 500 में आपको ये जो किताब है ये मिल जाएगी।
इसको आप कर लें तो इसमें आप देखें लिनक्स का जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके फाइल्स का, फंक्शंस का, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपको आ जाएंगी। तो ये आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होता लिनक्स को अंडरस्टैंड करना। आप इस किताब को ख़रीद लें। देखें इतनी जो मेहनत है उसके बाद एक चीज़ लिखी जाती है, तो और आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 400-500 में एक बंदे ने जो 2 साल 3 साल लगा के चीज़ सीखी है, आप उसको जो है वो जस्ट एक कम वक्त में जो है आप उसके एक्सपीरियंस से उसको सीख लें। अच्छा, अब हम इसको फ्लश कर लेते हैं और इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं। अब हम इसको जो है हमारा PHP माई एडमिन था, इसमें हमने जो यूज़र नेम क्रिएट किया था और पासवर्ड उसको हम लॉगिन करके देखते हैं। असफन, ठीक है जी। अब ये देखें मेरे पास जो डेटाबेस मैंने असफन के नाम से बनाया था वो आ गया, और मैंने एक यूज़र नेम पासवर्ड जो असफन के नाम से क्रिएट किया था उसमें ये डेटाबेस जो है वो मेरे पास आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने जो है PHP की कुछ जो लाइब्रेरीज़ आप कह लें या मॉड्यूल्स हैं जिनको हमने इंस्टॉल करना है, ताकि हम जो MySQL सर्वर है, सॉरी नेक्स्ट क्लाउड सर्वर है, उसको हम अच्छे तरीके से रन कर सकें। उसके लिए हम लगाते हैं apt इंस्टॉल, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, apt इंस्टॉल php -gd नेक्स्ट मॉड्यूल। हमारे पास ना अच्छा ऑप्शन होता है, हम जस्ट पहले इसको इंस्टॉल कर लें, तो इसके अलावा अगर हमने इसको नहीं इंस्टॉल करना फिर इसके बाद हम सेकंड को कर लें, या हम इनके जितने भी जिस तरह PHP MySQL इन सब को ना हम इकट्ठा लिख दें। ठीक है जी, ये देखें जो मॉड्यूल मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे वो नहीं होंगे, जो नहीं होंगे वो क्या कहते हैं वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह अभी हम देखते हैं apt इंस्टॉल PHP 7.1 है आई थिंक, इसको करके देखते हैं जी। ये लोकेट अनएबल टू लोकेट पैकेज कह रहा है, तो हम इसको ऐसे करके देख लेते हैं जी, 7.3 करके देख लेते हैं, इसका जो लेटेस्ट है ये भी नहीं कर रहा। अच्छा, तो हमें जो है ना इसमें रेपोजिटरी ऐड करनी पड़ेगी, ओल्ड जो है उसके लिए हम लगाते हैं ऐड apt डैश रेपोजिटरी, ये आप जितना भी है ना आप लिनक्स पे काम करेंगे या आपको वेब डेवलपमेंट का थोड़ा सा आइडिया होगा ना, तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। वरना अगर आपको नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, आप जस्ट वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। apt ऐड apt रेपोजिटरी, उसमें क्या गलती हुई है, REPOS रेपोजिटरी PA स्लैश रेपोजिटरी, क्या आ रहा है जी,
not exist. Non newly installed apt add apt repository ppa underscore on अल्लाह के बंदे। हाँ जी, तो हमारी यहाँ पे स्पेलिंग की जो थी वो मिस्टेक थी, जिस वजह से वो जो है उसको क्या कहते हैं वो नहीं इंस्टॉल हो रही थी। ये जितनी भी कमांड्स हैं स्टेप बाय स्टेप इनको इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें जो मिस्टेक्स हैं तो वो आपकी वो दूर हो जाएंगी। अब हम दोबारा इसको अपडेट करते हैं जी, शायद अपडेट करना चाहिए हमें इसको जी। अपडेटेड यस करते हैं जी। $48, $45 चलें जी, ये आई थिंक कंप्लीट होने के करीब है। और हम दोबारा जो अपना मॉड्यूल है उसकी कमांड को हम रन करके देखते हैं। ये आई थिंक ऊपर गुजर के गई है। ठीक है जी, अब हम लगाते हैं अपनी कमांड को 7.1 वाली। हाँ ये अब हमारे पास दौड़ दौड़ के इंस्टॉल होगी। ठीक है जी, हम इमेज पिक और XML और जिप और बाकी दूसरी PHP की जो हैं उनको भी हमें अभी इंस्टॉल करना है। और PHP हम लिखते हैं जी, और img इमेज, और इसको हम यस करते हैं, ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद XML और जिप और बाकी जितनी भी दूसरी हैं। और PHP XML ये हमारे पास इंस्टॉल्ड है। जिप को हम चेक कर लेते हैं।
ये भी हमारे पास इंस्टॉल है, INTL ये हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। चलें, बाकी जितनी भी हैं वो हमारा जो नेक्स्ट क्लाउड है वो हमें गाइड करता रहेगा। हमने उसको क्या कहते हैं, उसके साथ साथ उसको फिर जो है वो अपडेट कर लेंगे बाद में। अभी जो हम काम करने वाले हैं, हम नेक्स्ट क्लाउड की वेबसाइट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्लाउड, आप नेक्स्ट क्लाउड की वेबसाइट पे जाएं, गेट नेक्स्ट क्लाउड पे आप क्लिक करें। सर्वर पैकेजेस जो है आप इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, आर्काइव फाइल है, वेब इंस्टॉलर है और अप्लायंसेस जो हमारे पास VMware ये वो इधर उधर दूसरी हैं, डॉकर इमेज है, स्नैप पैकेज है, या जो भी आपने डाउनलोड करना है वो आप कर लें। वेब इंस्टॉलर है, आप इसको बस अपने वेब सर्वर में रखते हैं, आप जस्ट क्लिक करें, ये ख़ुद ब खुद से जितनी भी एप्लीकेशन हैं उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा। हम आर्काइव फाइल है इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड नेक्स्ट क्लाउड पे क्लिक करते हैं। ये 123 MB की जो फाइल है वो डाउनलोड होगी हमारे पास। ये आई थिंक मेरे पास पहले से जो है वो डाउनलोडेड है। इसको हम जाते हैं कंप्रेस्ड, ये मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, अब इस फाइल को मैंने अपने सर्वर पे FTP के ज़रिए से अपलोड करना है। उसके लिए मेरे पास फाइलझिल है और WinSCP है। आप जो चाहे मर्ज़ी मतलब यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त हाँ ये WinSCP मेरे पास जो है वो मौजूद है। मेरे सर्वर का मैं IP लिखता हूँ यहाँ पे 192.168.113 और यूज़र नेम में मैं लिखता हूँ जी रूट। पासवर्ड में मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ। इसको अगर मैं सेव करना चाहूँ तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ। मैंने इसको सेव किया, इसको ओके किया, और ये पासवर्ड तो मैं सेव करना भूल ही गया। ठीक है जी, इसको मैंने सेव किया और सेव पासवर्ड्स, इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ, यस, और ये आप देखते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ। मैं इस वक्त जो है वो अपनी रूट डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। अब मैंने किस में जाना है, VAR में जाना है, www में जाना है, HTML में, और ये फ़ाइल डिलीट करके मुझे इसकी जगह पे जो दूसरी फाइल है ना उनको मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। अब ये देखें मेरे पास नेक्स्ट क्लाउड मेरे पास ये यहाँ पे पड़ा है। मेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो मैं क्या कहता हूँ कि नेक्स्ट क्लाउड की जो फ़ाइल है उसको ऐसे ही एज ए ज़िप यहाँ पे ले जाऊँ, वो मेरे पास जो फ़ाइल है वो इजीली क्या कहते हैं फास्ट आ जाएगी, क्योंकि एक फ़ाइल होगी ना। यहाँ मैं इन सारी फाइल जितनी भी हैं इनको एक फ़ोल्डर में लेके आऊँ, फिर उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस फाइल को अपने सर्वर में अनजिप करना पड़ेगा। अनजिप करने के बाद मुझे फिर उन जो फ़ोल्डर्स हैं उनको बैक लेके आना पड़ेगा। तो हम टाइम क्योंकि हमारे पास है तो आप लोगों की भी आसानी रहेगी। मैं इन सारी फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि ये देखें ना, इसको मैंने ओपन किया है, इसके अंदर मेरे पास नेक्स्ट क्लाउड का फ़ोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल है। आप कह लेंगे मैं इन सारी फाइल्स को ना अब डायरेक्टली अपने सर्वर में लेके जा रहा हूँ। ये देखें index.html को मैंने डिलीट किया। अब ये देखें मेरे पास जो है ये कोई फ़ाइल नहीं यहाँ पे मौजूद होगी, वो जो फाइल थी वो डिलीट हो गई। 113। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं मौजूद है, लेकिन जब मेरा PHP माई एडमिन है वो मेरे पास आ रहा है। ठीक है ना, तो मैंने अपनी वेबसाइट की जो करंट डायरेक्टरी है उस पर जितनी भी फाइल थी उनको मैंने रिमूव कर दिए। इसको मैं यहाँ से यहाँ पर मूव कर देता हूँ। अब ये जितनी भी मेरी फाइल हैं वो सारी यहाँ से इस साइड पे आ रही हैं। ये थोड़ा सा जो टाइम है वो लेगा। ये स्पीड 95 दे रहा है, 121 114 kbps डेटा इसने इतना ट्रांसफ़र कर दिया है। टाइम ये बता रहा है जी 15 मिनट। देखते हैं, अगर तो टाइम ज़्यादा बता रहा है हम वीडियो को जो है वो पॉज कर देते हैं, अगर कम बता रहा है तो फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, 9 मिनट लगेंगे, तो अभी हम जो 9 मिनट के लिए वीडियो उसको हम पॉज कर रहे हैं। 5:34 हो गए, इंशाल्लाह हम 5:40 पे जो है वो आपके पास हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोबारा वीडियो में खुश आमदीद। जो हमारी फ़ाइल्स हैं वो इधर ट्रांसफ़र हो चुकी हैं।
अच्छा, अभी हम इसको ओपन करेंगे ना, आप देखें इसमें रीड राइट की इनके पास परमिशन है, लेकिन हमें ना इनको जो है वो फुल परमिशन जो है वो देनी पड़ेगी। सबसे पहले ना अभी हम अपने जो आईपी है ना उसको हम देखते हैं उसमें हमारे पास क्या आ रहा है। जिस तरह इसमें अगर हमने इसको ओपन किया था 113 जो था आईपी, तो इसमें हमारे पास ये टेक्निकल डिटेल्स आ रही हैं। अब मुझे तो पता है कि इसमें जो एरर है ये रिक्वेस्ट आईडी है, इसमें जो एरर है वो एरर तो परमिशंस का है। अब मेरे पास क्या हाल है कि मैं इसकी जितनी भी डायरेक्टरीज हैं ना उनको मैं रीड राइट की और फुल एक्सेस दे दूँ। तो हम शॉर्टकट सा काम करते हैं, ज़्यादा टेक्निकल काम में नहीं जाते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, इसको जी राइट की परमिशन दी है और सारे जो ग्रुप्स हैं ना उसमें क्या कहते हैं मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये परमिशंस जो हैं वो मेरे पास अप्लाई हो जाएंगी। ये हर फाइल पे जो परमिशन है वो अप्लाई होना शुरू हो गई हैं। और मैं इसको अब रीलोड करके देखता हूँ, वरना आप इसकी जो इंस्टॉलेशन की जो फाइल है ना आप उसको देखो कैन नॉट राइट, वो कह रहा है कि जी हम जो ऐप्स की डायरेक्टरी है ना उसमें मैं कोई जो फाइल है वो नहीं राइट कर सकता। अच्छा, अब आप देखें मेरे पास ये जो है वो ओपन हो चुका है। इसको हम क्रोम पे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, जैसा कि अब मैं वो कह रहा है कि आपने ना आपने उसके लिए नेक्स्ट क्लाउड को आपने एक्सेस करने के लिए एक आपने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे रखना है। मैं इसको यहाँ पे यूज़र नेम असफन रखता हूँ, पासवर्ड मैं एक कोई भी सेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कहता है कि आपका स्टोरेज एंड डेटाबेस, आपका जो स्टोरेज है ना वो किधर होगी, आपकी जितना भी क्लाइंट है ना उसका डेटा कहाँ पे सेव होगा। अच्छा, इसको मैं अब आपको डायग्राम से समझाता हूँ ये होता क्या है। अब मेरे पास आप देखें एक सर्वर है, ये लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर है, ये स्लैश है, इसके बाद आगे मेरे पास इस तरह सारे जितने भी फोल्डर्स हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास var है, यहाँ पे मेरे पास www डॉट है, इसके बाद मेरे पास html है। अब इसके अंदर html के अंदर जितने भी फोल्डर्स पड़े हैं, ये मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ये सारे जो हैं ये इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। अब मेरा डेटा आपको पता है इस तरह पड़ा है, जिस तरह मेरा 113 आईपी है, उसके बाद अगर स्लैश कोई डेटा लिखेगा तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका डेटा है वो तो ज़ाहिर सी बात है इसके लिए एक्सेसिबल है, तो वो तो हर कोई देख सकता है। तो ये तो मेरे पास मसला बन गया ना। तो उसका हमारे पास सलूशन ये होता है, हाँ, हम अपनी जो करंट डायरेक्टरी है उस पर हम जाएं, उस पर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं डेटा के नाम से, किसी भी नाम से आप फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। मैं उसको कर देता हूँ जी स्लैश, इसकी जो परमिशन चेंज करता हूँ, इसको मैं ग्रुप देता हूँ www डेटा, उसके बाद इसका www डॉट नहीं सॉरी लिखना मैंने वैसे बोल दिया, और इसको मैं कर देता हूँ स्लैश, यहीं पे हमने बनाया था ना डेटा। तो अब ये मेरे पास जो एक फ़ोल्डर है इसको मैं अगर ls करूं, आप देख सकते हैं कि जी किधर गया, मेरे पास डेटा नाम का एक फ़ोल्डर है। हाँ जी, ये मेरे पास एक डेटा नाम की डायरेक्टरी है, इसको जो मैंने एक्सेस दे दी है वो www डैश डेटा की दे दी है। क्यों मैंने इसको क्यों दी है, ताकि मेरा जितना भी डेटा है वो यहाँ पे आउटसाइड मेरा वेबसाइट जो है ना ये सर्वर, इसने जाहिर सी बात है जो भी डेटा होगा इसने कहीं ना कहीं तो सेव करना है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है डेटा के नाम से। अब मेरा कोई भी ये अपना जितना भी डेटा होगा ना ये यहाँ पे सेव करेगा। अब मेरा यूज़र जो है मुझे पता है वो इस फोल्डर से बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। अगर किसी बंदे ने इस डेटा को एक्सेस करना है ना तो वो सिर्फ अपना मुतलका डेटा जो है वो इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। वो इसके अंदर जितना भी जो डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए उसको मेरे यूबंटू के ज़रिए से लॉगिन होना पड़ेगा। यानी कि मेरा कोई भी वेब यूज़र या मेरा कोई भी क्लाइंट जो है वो इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, थोड़ी सी टेक्निकल है ये, आपको अगर नहीं भी समझ आई तो आप इसको ऐसे भी क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं लॉगिन। लेकिन हम यहाँ पे इसको मैंने इसको डेटा पे किया है। डेटाबेस यूज़र नेम में मैं लिखता हूँ जी अपना यूज़र नेम हमने क्रिएट किया था असफन, डेटाबेस का पासवर्ड हमने असफन किया था,
और उसके बाद डेटाबेस का जो हमारे पास नाम था वो भी S1 था, और ये हमारे पास लोकल होस्ट पे जो है वो डेटाबेस इंस्टॉल्ड है। अब मैं इसको, अच्छा ये मेरे पास कह रहे हैं इंस्टॉल रिकमेंडेड ऐप्स, जिस तरह कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, स्टॉक, मेल एंड दूसरी जो भी एडिटिंग की है उसको मैंने इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन की है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसको फिनिश सेटअप पे मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, इसमें अगर आपको इस चीज़ की समझ ना आई तो आप मुझे बता दीजिएगा। और अच्छा ये देखें, इसने जी ओनली MySQL और MariaDB इज़ अवेलेबल। अच्छा, यानी ये 2 डेटा टाइप्स को ही मतलब सपोर्ट करता है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन को आप देख सकते हैं, ये मैंने आज देखा है। अच्छा, अगर आपने हमारे पास जो रियल टाइम इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें मैं आपको बताऊं क्या होता है। ये मेरा यूबंटू सर्वर है, ये मेरा डेटाबेस सर्वर है। इस पे जो है वो मैंने नेक्स्ट क्लाउड को इंस्टॉल किया हुआ है और वेब सर्वर को किया हुआ है। इस पे मेरा डेटाबेस सर्वर जो है ना वो इंस्टॉल होता है। अब मैंने ये जो लोकल होस्ट लिखा है ना, यहाँ पे मैं देता हूँ जी, वो पीछे स्क्रीन चली गई है। मैं यहाँ पे अपने जो, जहाँ पे मैंने लोकल होस्ट लिखा हुआ था ना, यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस सर्वर का जो IP होता है उसको दे देता हूँ। इससे क्या होता है, मेरे सर्वर पे लोड कम हो जाता है। अब एक देखें, एक क्यूरी आती है मेरे सर्वर के पास। अब इस सर्वर में क्या होगा, मेरे इस डेटाबेस सर्वर के पास एक क्यूरी आती है। इसने वेब को भी हैंडल करना है, इसने डेटाबेस को भी हैंडल करना है। अब चूँकि ये मेरे पास एक, इस पे लोड 1-2 यूज़र्स के लिए तो ठीक है, जब मेरे 200-250 यूज़र आ जाएंगे तो इसकी जो प्रोसेसिंग है ना वो कम होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपको, अगर आप ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं फिर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऑफिशियली मतलब आपका कह रहे हैं यूजेज के लिए कर रहे हैं, तो आपने जो अपना पुराना डेटाबेस सर्वर है जिस पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सेव, तो रिकमेंडेड यही आप उसको उस पर होस्ट करें। अच्छा, अब ये कैलेंडर को इंस्टॉल कर रहा है। उतनी देर हम जाते हैं अपने डेटाबेस में, S1 पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, इसने जो डेटाबेस के टेबल्स हैं इसने ये क्रिएट कर दिए। हर चीज़ का इसने जो यूज़र है वो क्रिएट कर दिया है। ये पासवर्ड टू इसने इसको इनक्रिप्टेड रखा हुआ है, ये जो अभी हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है। एड्रेस बुक, अकाउंट्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है इसने हमारे डेटाबेस में, ये भी हमारे उसी एक सर्वर पे जो है वो लोडेड है। ये मैं इस वक्त S1 के ज़रिए से मैं लॉगिन हूँ। मैं यूबंटू 20.04 पे इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। सर्वर टाइप MariaDB है और SSL। हाँ, मेन चीज़ जो है कि हमने इस पे ना, अभी एक चीज़ आप देखें, अभी इस पे हमने क्या किया है, इस पे हमने जस्ट उसको क्या कहते हैं, वेब सर्वर को इंस्टॉल किया है। इस पे हमने HTTPS को जो है उसको हमने अनेबल नहीं किया, तो उसको भी अभी हमने अनेबल करना है। पहले हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्लाउड है वो कितना इंस्टॉल हो चुका है। नहीं, ये नहीं था, हमने इसको किया हुआ था इस पे। हाँ जी, ये अभी इंस्टॉलेशन में जा रहा है। ये मेल पे आ गया है। चलें, अच्छी बात है, वरना मैं फिर वीडियो को जो है ना वो पॉज करने की इसको मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, अब SSL जो सर्टिफिकेट्स हैं ना, उतनी देर तक हम उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। चले, मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। किस नाम से बनाई जाए, स्लैश हम बना लेते हैं सर्टिफिकेट्स, और हम CD करते हैं सर्टिफिकेट्स में। और इसके बाद हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैं असल में ना आपको जो कमांड है उसको, सारी जो कमांड है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर इस पे मेरे ख्याल में हमें एक अलहदा से ना एक वीडियो बना लेनी चाहिए।
चलें, फ़िलहाल जो है ये थोड़ा सा काम जो है वो हमारा लंबा हो जाएगा, और अभी हमारे पास जो नमाज है उसके लिए भी जो टाइम है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा, ये हमारा जो नेक्स्ट क्लाउड है इसका वेलकम जो है वो हमारे पास आ चुका है पेज। नेक्स्ट जो है वो हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। यहीं से हम इसमें SSL जो सर्टिफिकेट है उसको इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के बाद हम करेंगे इसमें वीडियो कॉल की टेस्ट करेंगे। इसको कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे कि हमने इसको कंप्यूटर पे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, मोबाइल पे किस तरह से इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है, हमने अपना जो क्लाइंट का डेटा है उसको किस तरह से सिंक करना है, जितने भी लॉट ऑफ ऑप्शन हैं, इसकी मेजर सेटिंग्स क्या हैं, इसको हमने मॉडिफाई करना है। ये हज़ारों काम है, ये होते नहीं कि मेन काम जो था हमारा वो SSL सर्टिफिकेट्स का है, जो कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं। HTTPS को हमने अनेबल करते हैं। नेक्स्ट जितने भी काम है वो इंशाल्लाह हम बाद में करते हैं, लेकिन आगे आप इसको सीखना चाहें तो आप सीखते रहते हैं। अब मेरा काम था आपको प्रोफेशनली बताना, इस काम को हमने ऐसे करना है, तो उम्मीद है उस काम की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा SSL सर्टिफिकेट्स की। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।